एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द व्हाट आर द अजम्पशंस, टाइप्स क्या होते हैं एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले वी आर ऑन द मीनिंग कि भाई इस थ्योरी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले तो इट वाज एडवोकेटेड, किसने किया था? इट वाज एडवोकेटेड बाय जर्मन इकोनॉमिस्ट टी.एच. वान त्यून ने इन 1826। ठीक है, बड़े पहले बना इस थ्योरी को एडवोकेट किया गया था। देन थ्योरी वाज फर्दर डेवलप्ड। उसके बाद इस थ्योरी में फर्दर कुछ चेंजेस, डेवलपमेंट, डिस्कशंस किए थे बाकी की वेरियस अदर इकोनॉमिस्ट्स ने, लाइक जे.बी. क्लार्क, वालरस, रोन, रिकार्डो एंड मार्शल। इन बाकी के इकोनॉमिस्ट ने कुछ ना कुछ डेवलपमेंट और डिस्कशन में हेल्प की थी। Then comes, according to this theory, under perfect competition, the price of services rendered by a factor of production is equal to its marginal productivity. इस थ्योरी के हिसाब से ये बोला गया है कि परफेक्ट कंपटीशन में, परफेक्ट कंपटीशन कैसा मार्केट होता है? वेयर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स आर सोल्ड, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स आर देयर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आर देयर एंड दे आर प्राइस टेकर्स। ठीक है, नोबडी कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस, यही तो होता है परफेक्ट कंपटीशन। इस थ्योरी में ये बोला गया है कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है वहां पे क्या होता है? द प्राइस ऑफ सर्विस रेंडर बाय एफओपी, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनका जो प्राइस होता है, लैंड को बदले में रेंट, लेबर को बदले में वेजेस, कैपिटल को बदले में इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को बदले में प्रॉफिट मिलता है ना, ये उनकी प्राइस है। तो बोला गया है कि परफेक्ट कंपटीशन में द प्राइस ऑफ सर्विसेज रेंटेड बाय एफओपीज, जो भी हम एफओपी को यूज करते हैं, बदले में एफओपी को जो भी देते हैं, इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। वो प्राइस हमेशा इक्विवेलेंट होता है किसके? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के। किसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी? एफओपीज की, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। ठीक, अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू द इंक्रीज इन अमाउंट, ठीक, आउटपुट में इंक्रीज होना। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जो भी आउटपुट हम बना रहे हैं उसमें इंक्रीज होना। इंक्रीज कब होगा? बाय एडिशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ एफओपी व्हाइल कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अगर सपोज हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है और मैं 20 यूनिट्स ऑफ कोई एक चीज बना रही हूँ, सपोज टीवी बना रही हूँ, ठीक है, 20 टीवी के सेट बना रही हूँ मैं, और मेरे पास एफओपीज हैं चारों, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एंड मैंने क्या करा? लेबर को बढ़ा दिया। मैंने कुछ एक ऐसा करा, एक लेबर को बढ़ा दिया मैंने, और बाकियों को मैंने नहीं बढ़ाया। मैंने लैंड नहीं बढ़ाई, मैंने कैपिटल नहीं लगाया, मैंने और कुछ कोई चीज नहीं लगाई, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक लेबर को उठा के बढ़ा दिया। उस लेबर के बढ़ने से, पहले मेरे पास 10 लेबर थे, अब मेरे पास 11 लेबर है, तो उस एक लेबर के बढ़ जाने से मेरा जो टीवी था वो 20 की जगह 21 बनने लग गया, एक इंक्रीमेंट हो गया। तो उस इंक्रीमेंट को कहा जाता है मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट रिफर्स टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आउटपुट। आउटपुट में इंक्रीमेंट हुआ, 20 से 21 हो गया बाय द एडिशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ एफओपी। एक एडिशनल एफओपी डालने से मैंने एक और लेबर डाला था, एंड व्हाइल कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। बाकी के सारे जितने एफओपी से मैंने उन्हें क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया, उन्हें मैंने बढ़ाया घटाया नहीं। द इंक्रीज इन आउटपुट विद एडिशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ एफओपी इज नोन एज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, आउटपुट में जो भी इंक्रीमेंट हुआ है, कैसे हुआ? एक और लेबर को लेके आई थी मैं, तभी हुआ। एक और लेबर के आ जाने से आउटपुट में जो इंक्रीज हुआ उसे कहा जाता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, आई होप आप सबको मीनिंग समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब टाइप्स आ जाती हैं कि प्रोडक्टिविटी के टाइप्स क्या क्या होते हैं। द वेरी फर्स्ट टाइप इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। अब हम मीनिंग के साथ साथ विद एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी may be defined as the addition to total production resulting from employment of 1 unit of FOP, all other things being constant। इसका मतलब ये है कि marginal physical productivity addition होता है, इंक्रीमेंट होता है। किसमें इंक्रीमेंट हुआ? टोटल प्रोडक्शन में, मतलब टोटल आउटपुट में। क्यों हुआ? क्योंकि हमने एक और यूनिट ऑफ एफओपी को लगा दिया, बाकी सबके सब कांस्टेंट है। मतलब जो भी हमने पीछे मीनिंग पढ़ी है, सेम मतलब यही है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। 1 लेबर इज एबल टू प्रोड्यूस 4 क्विंटल्स व्हीट। सपोज एक लेबर है, वो कितना बना पाता है? 4 क्विंटल व्हीट बना पाता है। अगर एक और लेबर आ गया, देन द यील्ड ऑफ व्हीट वुड रीच टू 8। ठीक है, जब एक बंदा
4 कुंटल बना रहा है तो 2 बंदे कितने बनाएंगे, 8 बनाएंगे। इन सच ए केस द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी फॉर द एडिशनल लेबर इज 4। ठीक है, एक एडिशनल के आ जाने से जो हमारा 4 था दैट हैज इंक्रीज टू 8। ठीक है, हमें मार्जिनल निकालना है तो उसमें से उसको माइनस करेंगे तो मतलब 1 के आ जाने से 4 का इंक्रीमेंट हुआ। सो दिस इज नोन एज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट इज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। ये क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी में बी डिफाइन एज एडिशन टू टोटल रेवेन्यू। यहाँ पर रेवेन्यू में एडिशन हो रहा है, एडिशन टू टोटल रेवेन्यू, वहाँ पे प्रोडक्शन था, रिजल्टिंग फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ 1 यूनिट ऑफ FOP ऑल अदर बीइंग कांस्टेंट। यहाँ पर प्रोडक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे रेवेन्यू में चेंज हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसका नाम है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। रेवेन्यू में चेंज क्यों हुआ? क्योंकि हमने एक और यूनिट ऑफ FOP लगा लिया, बाकी सारे के सारे कांस्टेंट है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज 1 लेबर इज एबल टू प्रोड्यूस व्हीट। ठीक है, एक लेबर व्हीट बना रहा है 50 रुपए का। ठीक, एक और लेबर आ गया, देन द रेवेन्यू जनरेटेड व्हीट वुड बी 60। एक लेबर अकेला 50 रुपए का व्हीट बना रहा था, जब एक और आ गया तो 60 रुपए का होने लगा। ठीक, इन सच ए केस मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी फॉर द सेकंड लेबर इज 10। उसके आ जाने से 10 रुपए का ही तो इंक्रीमेंट हुआ, पहले वाला तो 50 रुपए के बना ही लेता था, उसके आ जाने से 60 हुआ, तो मतलब उसके आने से कितना इंक्रीमेंट हुआ, 10 रुपए का। तो जब हम उसमें से 60 में से 50 को माइनस करेंगे तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी आ जाएगा विच इज ₹10। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मीनिंग क्या होता है? रेफर्स टू द वैल्यू जो मिली है, ऑब्टेन हुई है। कैसे ऑब्टेन हुई है वैल्यू? बाय मल्टीप्लाइंग। किसे मल्टीप्लाई किया? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी में हमने क्या पढ़ा था? क्वांटिटी, कि एक लेबर ने इतने कुंटल बनाए तो बाकी लेबर आके कितना बनाएंगे। ठीक है, एंड विथ द, अभी हमने इसके जस्ट पहले वाली जो पढ़ी थी और रेवेन्यू वाली, उससे इनटू करते हैं। ठीक, अब एक बार पढ़ते हैं एग्जांपल। सपोज मार्केट प्राइस व्हीट का 10 रुपए है पर कुंटल। ठीक है, 10 रुपए में एक कुंटल व्हीट आपको मिल जाता है। एंड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी फॉर द एडिशनल लेबर इज 4 कुंटल। ठीक है, मार्जिनल फिजिकल आपकी प्रोडक्टिविटी है 4 कुंटल। इन सच अ केस अगर हमें वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? पहले इस 10 वाले को, जो हमारा ये निकला था, उसको इंटू करेंगे किसके साथ? 4 वाले के साथ, क्योंकि हमारी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी थी, उससे इंटू करेंगे तो ₹40 आ जाएगा। कुल मिला के अभी इस स्लाइड से पहले आपने जो पढ़ा था कि वैल्यू ऑफ रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी एंड वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, उन दोनों का आपस में इंटू करेंगे तो आ जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, देन कम्स assumptions, कि हम क्या अज्यूम करते हैं इस थ्योरी को पढ़ते टाइम। पहली चीज परफेक्ट कंपटीशन अज्यूम करते हैं। ठीक है, कि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है और परफेक्ट कंपटीशन के जितने भी 5 फीचर्स हैं उन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड एजम्पशन हम करते हैं कि होमोजीनिटी ऑफ फैक्टर्स, जो भी हमारे फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे एक जैसे होमोजीनियस है। थर्ड इज सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर हमें मशीनें ज़्यादा चाहिए तो हम लेबर अगर नहीं मिल रही है तो मशीनों को ज़्यादा लगा लेंगे, है ना, या अगर हमें मशीन्स नहीं मिल रही हैं तो हम लेबर्स को ज़्यादा लगा लेंगे, तो वी कैन सब्स्टिट्यूट एक दूसरे को। देन कम्स डिविजिबल फैक्टर्स, फैक्टर्स डिविजिबल हैं, आपस में डिवाइड हो सकते हैं, हम चाहें तो लैंड को कम कर सकते हैं, छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देन कम्स मैक्सिमम प्रॉफिट, यहाँ पर ये असम्पशन लेके चलता है कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। एक और लास्ट असम्पशन है सेम स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है, वही सेम टेक्नोलॉजी आप यूज़ करके चीज़ों को बना रहे हैं। देन कम्स क्रिटिसिज्म। अच्छा, इस थ्योरी को क्रिटिसाइज क्यों किया गया? पहली बात, इट इज रॉन्ग टू अज्यूम दैट मोर लेबर कुड बी यूज्ड विदाउट इंक्रीजिंग द सप्लाई प्रोडक्शन फैसिलिटी। ये तो बहुत ही गलत बात है, आप ये अज्यूम कर रहे हो कि हम ज़्यादा लेबर लगाएं लेकिन सप्लाई में इंक्रीज ना हो प्रोडक्शन की, है ना। दिस इज तो एक सी बात हो गई यार, जब आप लेबर बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट तो होगा ही होगा। सेकेंड क्रिटिसिज्म इज इट इज बेस्ड ऑन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ये पूरी की पूरी थ्योरी बेस्ड है, स्टार्टिंग मीनिंग में ही लिखा हुआ था कि परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा ऐसा होता है। तो भाई परफेक्ट कंपटीशन हर जगह नहीं इजीली मिल पाता, इस फील्ड में स्पेशली अगर हम बात करें ये FOPs वाले फील्ड में परफेक्ट कंपटीशन मिल पाना इज सेल्डम फाउंड,
ठीक है, कभी कभी ही मिल सकता है, बड़ी मुश्किलों से मिल सकता है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक क्रिटिसिज्म कि भाई परफेक्ट बोला गया लेकिन परफेक्ट मिल पाना इज नॉट दैट रियल. थर्ड क्रिटिसिज्म इज इन प्रैक्टिस, असलियत में, रियलिटी में, the employers offer wages less than marginal productivity of labor. एम्प्लॉयर कैसे वेजेस देते हैं, जो भी लेबर है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से कम ही देते हैं, है ना. आपने सुना होगा लेबर यूनियंस आते हैं, ट्रेड यूनियंस आते हैं जो एम्प्लॉयर से भिड़ते हैं, आपस में एक दूसरे अपने पॉइंट्स रखते हैं, वो बोलते हैं वेजेस बढ़ाओ, वो बोलते हैं हम नहीं बढ़ाएंगे, तो बड़े आपस में टशन होती है. तो यही बोला गया है कि अगर रियलिटी की बात की जाए तो जो एम्प्लॉयर है, अगर हम ग्राउंड लेवल की बात की करें तो एम्प्लॉयर लेबर्स को जो वेजेस देता है वो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से कम ही देता है ना. तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म जो समझ में हमें आ गया है तीनों के तीनों. लेट्स सी व्हाट्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो वी आर ऑन द लास्ट स्लाइड. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो एंड आई होप आप सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा इस थ्योरी में हमने जो भी पढ़ा. मीनिंग, assumptions बड़े इंपॉर्टेंट है लॉन्ग आंसर्स के लिए, यही सब लिखने को आता है. Thank you all once again and may God bless you. Stay at your homes please. Stay safe. Don't go out. And अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. Thank you.